हेलो दोस्तों, राम राम। आज के अपने अध्याय का नाम है मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। और ये अपना भांजा है, इसको मैंने ये पार्ट याद करने दिया था, तो पूछते हैं इससे कि इस पर कितना आता है, कितना नहीं आता है, कितना याद हुआ है, कितना नहीं है। इससे अपने भी तैयारी हो जाएगी साथ साथ में। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। पाठ का नाम है मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल का महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्य काल कितनी से कितनी शताब्दी तक रहा था? चौथी से दूसरी शताब्दी तक रहा था। ईसा पूर्व या फिर ईसवी सन? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से दूसरी शताब्दी। इस काल में चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक जैसे महान शक्तिशाली शासक हुए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त का योगदान महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व मगध पर किस वंश का शासक था? नंद वंश का। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व नंद वंश का शासन था। उसके राजा का नाम क्या था? घनानंद। घनानंद। घनानंद से मगध की जनता नाराज थी। उसे जनता पर बहुत अधिक अत्याचार किए थे। नंद वंश के शासनकाल में भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में छोटे छोटे राज्य थे। सिकंदर ने जब भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में आक्रमण किया तब इन छोटे राज्यों में से कुछ ने इसका सहयोग किया था। आचार्य चाणक्य संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधना चाहते थे। अब आ जाइए आचार्य चाणक्य जी पे। आचार्य चाणक्य जी किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तक्षशिला के। और आचार्य चाणक्य जी का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। और दूसरा नाम? विष्णुगुप्त। यू आर राइट। इसके बाद में आगे आ जाइए। ये कहानी को तो आप सब जानते हैं कि प्रजा त्रस्त थी घनानंद से, तो कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को उसने शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया, फिर बाद में आक्रमण करके सिंहासन को हासिल किया। देख लेते हैं। प्रजा के उस राज्य से त्रस्ती एक बार राजा घनानंद ने अपने दरबार में आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया। उन्होंने तभी इस अत्याचारी राजा के कुशासन को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की। आचार्य चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर, किसको शिक्षा देकर? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त को, ओनली चंद्रगुप्त को। ये नहीं कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य वो तो बाद में आएगा, लेकिन शिक्षा दी थी। पूछ ले शिक्षा किसको दी थी, तो चंद्रगुप्त को दी थी। बना एवं स्वयं उनके प्रधानमंत्री बनकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के विद्वान थे। किसके विद्वान थे? राजनीतिक विज्ञान के। नहीं नहीं नहीं, राजनीति विज्ञान के। अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के विद्वान थे। अलग अलग है ये दोनों। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। जिसमें क्या क्या उल्लेख है? मौर्य काल की व्यवस्था, कैसे कानून थे, कैसे प्रजा। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन साम्राज्य की राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य चतुर राजनीतिज्ञ थे, इसलिए उन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? कौटिल्य। कौटिल्य। अब आ जाइए चंद्रगुप्त मौर्य पे। चंद्रगुप्त मौर्य बाल्यावस्था से ही नेतृत्व का गुण था, है ना। इनको तो जाने दीजिए। अब आगे पूछते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने को कब परास्त किया था नंदवंश के घनानंद को? 322 ईसा पूर्व में। राइट। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटे छोटे राज्यों को हराकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस राइट को बुरी तरह से परास्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेलुकस से कौन कौन से प्रांत मिले थे? कंधार, काबुल, बलूचिस्तान, एक और रह रहा है, उसको और बताइए। हेरात प्रदेश। कंधार, काबुल, हेरात प्रदेश व बलूचिस्तान, यानी 4 मिले थे। साथ ही उसकी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। किसकी पुत्री का विवाह? सेलुकस की पुत्री का। सेलुकस की पुत्री का विवाह। सेलुकस किसका उत्तराधिकारी था? सिकंदर का। सिकंदर का। सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस।
अब इसके बाद में आ जाइए, बनाकर भेजा। जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रहा। सेल्यूकस ने किस सेल्यूकस ने किसके दरबार में किसको भेजा? चंद्रगुप्त के दरबार में मेगनस्तीज को भेजा। मेगस्थनीज को भेजा। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत भेजा। बनाकर भेजा, जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में, कई मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रहा। तो इसमें तो आ गए, और फिर पाठ को पूरा करने के बाद में और देख लेंगे मोस्ट। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका, जिसमें किसका उल्लेख है? मौर्य काल का ही उल्लेख है। मौर्य काल की शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी, और ये विष्णुगुप्त जी, आचार्य चाणक्य जी, इसने कौन सी लिखी थी? अर्थशास्त्र। अब आगे आ जाइए। वर्तमान में हमें अपने वास्तविक रूप में नहीं मिलती है, परंतु यूनानी लेखकों ने इंडिका की कुछ घटनाओं को अपने साहित्य में स्थान दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम काल में अपने पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार को राज्य सौंप दिया, और कौन सा धर्म ग्रहण किया था? यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा, अपने अंतिम दिन में कौन सा धर्म ग्रहण किया था? जैन धर्म ग्रहण किया था या फिर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म। नहीं, यू आर रॉन्ग। बिंदुसार को राज्य सौंप दिया और जैन धर्म को ग्रहण कर लिया। किसको? जैन धर्म को। किसको? जैन। बोल लो साथ साथ में। जैन धर्म को। चंद्रगुप्त ने भद्रभाव को श्रवण बेलगोला में अपना गुरु बनाया एवं तप का मार्ग अपनाया। चंद्रगुप्त ने किसको अपना गुरु बनाया? बृहदेश्वर, भद्रभाव, यहाँ पर भद्रदेलेश्वर, भद्रभाव है, ठीक है ना। जैन धर्म ग्रहण कर लिया था, और गुफा कौन थी? श्रवण बेलगोला में गुरु बनाया एवं तप का मार्ग अपनाया। अब आ जाइए बिंदुसार। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। इसके बाद में बिंदुसार में कितने ईसा पूर्व तक शासन किया था बिंदुसार ने? 272, 271, 273। 272। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 272 सही है। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य की बागडोर किसके हाथ में आ गई थी? अशोक के। तो क्रम बताइए अब। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के बाद अशोक। अब आ जाइए अशोक महान पे। अशोक महान को तो आप सभी जानते हैं। बताइए देवानाम प्रियदर्शी के नाम से कौन जाना जाता है? अशोक। और 269 ईसा पूर्व में कौन सम्राट बना था? अशोक। अब अलग क्वेश्चन देता हूँ आपको, हैं ये तो चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, चैप्टर के अनुसार आप बता देंगे कि अशोक ही अशोक है। और मगध के पड़ोस में कलिंग, इसके कारण अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। आचार्य चाणक्य ने प्रतिज्ञा कब की, वे क्यों? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के प्रशासन किस वर्ष समाप्त किया? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अशोक महान किसका पुत्र था? अशोक का बैराट अभिलेख, ये अभिलेख है, ये पत्थर की शिलालेख है, इस पे अक्षरों को उत्तीर्ण किया गया था। जो लिपि है, जो अभी भी कुछ पढ़ी जा चुकी है, कुछ नहीं पढ़ी गई है। तो देवनाम प्रिय के नाम से कौन जाना जाता है? अशोक सम्राट बना था 269 ईसा पूर्व में। और पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार। इन्होंने किस पे आक्रमण किया था? कलिंग के राजा पर। चलिए आगे चलिए। ये अशोक का साम्राज्य है। अशोक के साम्राज्य का टाइम बताइए। 269 से लेकर, गलत, ऑप्शन 262 से लेकर 231 तक,
265 से लेके 264 तक, या फिर 263 से लेके 232 तक? 262। नहीं 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 नहीं, 263 ईसा पूर्व से 232, 263 से 232। ईसा पूर्व, ईस्वी सन नहीं, ईसा पूर्व। तो 69 में बना था ना शासक तो। अरे बना होगा वो, लेकिन साम्राज्य का जो टाइम पीरियड था जो ये है ना। कलिंग विजय के नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक ने कभी युद्ध न करने का फैसला किया था। और सम्राट अशोक के अभिलेख संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में। जो आम लोगों की भाषा थी या नहीं थी? थी। और उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम में कुछ अभिलेख यूनानी भाषा में थे। उत्तर पश्चिम मतलब पश्चिम की साइड, तो उधर यूनानी सभ्यता है तो यूनानी में ही मिलेंगे। अधिकतर अभिलेख किस भाषा में थे? ब्राह्मणी लिपि में। ब्राह्मणी ने ब्राह्मी लिपि में, लेकिन अन्य लिपियों में कुछ अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में, उत्तर पश्चिम में जो अभिलेख मिले हैं जो किसके मिले हैं? यूनानी भाषा के, और अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि के। सम्राट अशोक की धार्मिक नीति पर आ जाइए। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। जैन धर्म किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने। जानते तो हो यार, लेकिन आप ध्यान से ज़्यादा नहीं पढ़ते हो। इसके बाद में आगे आ जाइए। धम्म महामैत्र से आप क्या समझते हो? धम्म महामैत्र मतलब एक गुरु हो गए हो जे जनता को शिक्षित करवा को कार्य करे हो। जनता को शिक्षित कार्य करने का कार्य करता था है। सही बात है। धम्म महामैत्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जो लोगों को शिक्षा देते थे। सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित प्रचारित इस नीतिगत शिक्षा को सम्राट अशोक का धम्म कहा जाता है, जिसमें जनता को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता था। अशोक के धम्म में दैनिक जीवन की समस्याओं को लेकर नीतिगत तरीके से रहने की बात कही गई। यथा पड़ोसियों से न लड़ो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, दूसरे धर्म के लोगों से टकराव न करो। चल बताइए, अब बताइए आप, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। सही बात, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति महासभा का आयोजन किया गया था। तत्पश्चात विदेशों में धर्म प्रचार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न धर्म प्रचार भेजे, जिनका पैरों निम्नानुसार है। बताइए, सोन एवं उत्तरा को कहाँ पे भेजा गया था? सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि यानी पेंगू में। पेंगू में। और महेंद्र व संघमित्रा को? सीहेल में, श्रीलंका में। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सीहेल। और महारक्षित को? महारक्षित को यवन प्रदेश में। और रक्षित को? उत्तरी कनाडा। उत्तरी कनाडा तो है लेकिन बनवासी। तो सोन एवं उत्तरा स्वर्ण भूमि पेंगू, महेंद्र एवं संघमित्रा सिंहल श्रीलंका, महारक्षित यवन प्रदेश, रक्षित बनवासी उत्तरी कनाडा। अब आगे आ जाइए। विदेशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म प्रचार में सम्राट अशोक का योगदान अद्वितीय रहा है। सम्राट अशोक के जन कल्याणकारी कार्य है, ये तो सब जानते हैं। धर्मशाला है, मनुष्य पशुओं के लिए चिकित्सा आदि कार्य करवाए। अब क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए आप कि निम्नलिखित में से अशोक ने कौन सा जन कल्याण कार्य नहीं करवाया? जैसे कि धर्मशालाएं बनवाई, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए चिकित्सालय आदि करवाए, छायादार वृक्ष लगवाए, या फिर अखाड़े बनवाए? अखाड़े बनवाए। ठीक है, अखाड़े नहीं बनवाए थे, ये गलत है, आप सही हो। अब आ जाइए गुप्त काल पर। मौर्य साम्राज्य का पतन किसने किया था? मौर्य साम्राज्य अशोक के बाद ना कोई ने अच्छे शासन, बताइए। अच्छे शासन नहीं बन पाए। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मौर्य साम्राज्य था ना, उसको किस राजा ने नष्ट या समाप्त किया था? ऑप्शन: शुंग ने, धुंग ने, और विहंग ने। शुंग वंश ने। शुंग वंश ने नहीं, शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी।
बता देता हूँ मैं आपको बोल के। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में शुंग, सातवाहन, कुषाण आदि वंशों का शासन रहा। कुषाण शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध, कलिंग था। नहीं, कलिंग तो अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग ऑप्शन पर। ऑप्शन कनिष्क, हाँ, कनिष्क। बिम्बिसार, क्या है, कनिष्क। कनिष्क। कनिष्क का साम्राज्य भी विशाल था। 4वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश ने भारत की सत्ता संभाली थी। इस वंश ने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। 200 वर्ष तक किसने शासन किया था? गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के शासन काल में भारतीय सांस्कृतिक परंपरा अधिक समृद्ध हुई, जिसकी शुरुआत मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त एवं आचार्य चाणक्य ने की। ये तो पढ़ चुके हैं अपन। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था प्रतापी शासक? चंद्रगुप्त प्रथम। ये अपन अशोक के बाद की बात पढ़ रहे हैं। हाँ, गुप्त वंश की। गुप्त वंश की। जो सन कब बना था? ऑप्शन 319 से 320 या 318 321। 319 से 320। चंद्रगुप्त प्रथम। उसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर विशाल साम्राज्य की स्थापना की। वह एक कुशल प्रशासक, कला एवं साहित्य का संरक्षक और उदार शासक था। तो यह चंद्रगुप्त और वह चंद्रगुप्त अलग अलग है। यह चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त। तो यह कौन सा वाला है? प्रथम, गुप्त वंश वाला। गुप्त वंश वाला। बताइए समुद्रगुप्त के बाद कौन बना था? समुद्रगुप्त के बाद विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय। सही है। सही है। चल आगे जाएगा, देख लेंगे। समुद्रगुप्त को किसका बजाने में भी वाद्य वीणा बजाने में भी। वीणा बजाने में। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? ऑप्शन कुमार देवी, शील देवी, राजमाता। कुमार देवी। कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका सुयुग पुत्र समुद्रगुप्त मगध का शासक बना। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त न केवल गुप्त वंश का बल्कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। वह पराक्रमी, वीर एवं विद्वान था। राजा बनते ही उसने उत्तर भारत के सभी शासकों को पराजित कर दक्षिण व पूर्वोत्तर में भी अपना राज्य विस्तृत किया। समुद्रगुप्त ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ। और उसकी स्मृति में सोने के सिक्के भी चलाए। और अश्व के चित्र अंकित है। ये भी पूछ ले, बताइए किसने अश्व के चित्र के अंकित सोने के सिक्के किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने चलाए थे, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाए थे, या बिंबिसार ने? तो समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने चलाए थे। अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने किया था। बीना बजा रहा है, ये चित्र है, ये देख लीजिए आप। समुद्रगुप्त जी बीना बजा रहे हैं। अब आगे आ जाइए। नहीं हो गया ये, अब आ गया ये, इस पे आ जाइए। समुद्रगुप्त के बाद कौन सा शासन बना? समुद्रगुप्त के बाद, समुद्रगुप्त के बाद यही बना था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अब आप ये बताइए, हरिसेन किसकी रचना थी? हरिसेन। ऑप्शन किसने रचना रची थी हरिसेन की? ऑप्शन अरे नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। हरिसेन उसका मंत्री एवं लेखक था, जिसने किसकी रचना की थी? ऑप्शन प्रयाग प्रशस्ति, दयादास प्रशस्ति, भीकमदेश प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। कलिंग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने रची थी? हरिसेन। हरिसेन ने। वीणा वादन शौक था, ये हो गया। और वह प्रजापालक एवं धर्मनिष्ठ शासक था, जिसने वैदिक धर्म एवं परंपराओं के अनुसार शासन किया था। किसने किया था? ये किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। अब आ जाइए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है? विक्रमादित्य। ये उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय जी ने, विक्रमादित्य की। अब इसमें देखते हैं, वह भी अपने पिता समुद्र की तरह योग्य और प्रभावशाली था। उसे कला विद्या के सक्षम एवं अद्वितीय योद्धा के रूप में
सर्वाधिक स्मरण किया जाता है। उसने किनको पराजित किया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको पराजित किया था? ऑप्शन। शक कुषाण, यवनों या फिर यूसुफजाइयों को? कुषाणों को। दोनों को किया था, शक एवं कुषाणों को। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य भारत वर्ष के बहुत बड़े भाग पर विस्तृत था। विजय अभियानों के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर कौन सा संवत चलाया था? विक्रम संवत। नाम के आधार पर चल जाएगा, विक्रम संवत। और शक संवत किसने चलाया था? नहीं आता। शक संवत किसने चलाया था यार? चल आगे देख लेंगे इसको, आगे आ जाएगा। विक्रम संवत चलाया था। अब बताइए भाई साहब आप, विक्रमादित्य के दरबार के नौरत्न। नवरत्न। हाँ बताइए। कालिदास, महाकवि कालिदास। ठीक है। अमर सिंह। ठीक है। घटपट। घटक, घटक पर। और धर्वंतर। धन्वंतरी। शंकु। शंकु। बहामिरी। ब्राह्मीर। ब्राह्मीरी और बेताल भट्ट। बेताल भट्ट। बररुचि। बररुचि। और ऊपर वाला छपणक। छपणक। ये जरूरी है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन नहीं है। एक इनमें से दे दिया और 3 कहीं और से उठा लिए, तो आपको क्या करना है? नहीं, जैसे कि अगर आ जाए तो कि भाई इनमें से कौन सा नहीं है, तो 3 ये दे दिया और 1 अलग दे दिया। तो याद कर लीजिए, विक्रमादित्य के दरबार के नौरत्न महाकवि कालिदास, अमर सिंह, घटकपर, धन्वंतरी, शंकु, ब्राह्मीर, छपणक, बेताल भट्ट और बररुचि। कालिदास, अमर सिंह, घटकपर ये तो हो जाएंगे, धन्वंतरी भी, शंकु भी, ब्राह्मीर भी, छपणक और बेताल भट्ट और बररुचि। अब ये बताइए, चीन यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? पढ़ रहे जीके में विक्रमादित्य के में। किसके में? विक्रमादित्य के नहीं में। नहीं नहीं नहीं, गलत। ऑप्शन। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या फिर समुद्रगुप्त? ऑप्शन दें दोबारा। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या फिर समुद्रगुप्त? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और हाँ, तो विक्रमादित्य का है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय। वो तो उपाधि धारण की थी तो उन्होंने, मैं हाँ, उपाधि की थोड़ी थोड़ी पूछ रहा हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय। मैंने भी बता दिया नाम। चीन यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और हैनसांग किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन। हैनसांग हर्षवर्धन के में, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त? चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के समय में आया था हैनसांग, ऐसे हैनसांग। चीन यात्री फाहियान, पाठ में दे रखा है। चीन यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में लिखा है, उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड। चंडालों के अलावा कोई भी मांस या मदिरा का सेवन नहीं करता है, लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल प्रजा के लिए सुखमय एवं संपन्न भरा था। ठीक है ना? किस काल को स्वर्ण युग माना जाता है? विक्रमादित्य का हो, चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त वंश को या फिर मौर्य वंश को? गुप्त वंश को। इसलिए गुप्त वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। किस वंश का? गुप्त वंश। गुप्त वंश का। देवनाम प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? अशोक को। देवताओं का प्रिय। ब्रह्मलिपि? ब्रह्मलिपि। ब्रह्मलिपि। ब्रह्मलिपि देवनागरी से ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, सही बात है, वर्तमान की देवनागरी लिपि से ही निकली है, एक लिपि का नाम है। अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ इस महान शक्तिशाली राजाओं द्वारा किया जाने वाला यज्ञ। यू आर राइट। अब बताइए, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? तक्षशिला। मेघनाद किसका राजदूत था? सेल्यूकस के। विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विष्णुगुप्त ने। चाणक्य, कौटिल्य। अमित्रघात किस मौर्य सम्राट का नाम था? बिंदुसार का। जिसे अजातशत्रु भी कहा जाता है। मगध की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र।
चीनी यात्री पायन किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन अभी गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय। सम्राट अशोक का धम्म क्या है? धम्म वो है ना, बता तो दिया, जनता को शिक्षित करने का अधिकारी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन से हैं? कालिदास, अमर सिंह। ठीक ठीक, वो गया ना। चीनी यात्री पायन ने गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या लिखा? गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखा कि यहाँ जनता को न तो शारीरिक दंड दिया जाता है और न ही कोई जनता ताला ताला नहीं लगाती है ना। सम्राट अशोक ने लोक कल्याण के लिए कौन से कार्य किए थे? सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखवाए तो जनता को शिक्षित किया था, धर्मशालाएं खुलवाई थी, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय। ठीक ठीक ठीक, गजब गजब। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? पता तो कोई को दंड नहीं दियो नहीं जावे हो। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है गुप्त काल को? गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि यहाँ इस युग में न तो जनता को दंड दिया जाता था, न ही उन पर से ज़्यादा कर लिया जाता था। और सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में बहुत ही प्रोग्रेस हुई थी। जैसे कि वास्तुकला का भी क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में, राजनीति कला के भी क्षेत्र में, वगैरह वगैरह, नहीं है क्या? इस वजह से इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ज़्यादातर जो है जो स्थापकला कला है ये ज़्यादातर गुप्त काल की है। समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व पर लिख लिए, ये पढ़ लिया। तो चल ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इसको एक बार हम जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। शासन रहा था 4वीं शताब्दी से 200 शताब्दी ईसा पूर्व। मगध पर नंदवंश शासक घनानंद का शासन था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक आचार्य चाणक्य थे। इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में नंद के शासक घनानंद को परास्त किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस से कंधार, काबुल, हेरात प्रदेश में बलूचिस्तान का कुछ भाग मिला। सेल्यूकस की पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। और चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज को भेजा गया था राजदूत बना के। और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु को श्रवण बेलगोला में अपना गुरु बनाया। अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जैन धर्म धारण कर लिया था। बिंदुसार को अमिताभ के नाम से जाना जाता है। 272 ईसा पूर्व में विशाल साम्राज्य पर शासन किया। अशोक के हाथ में आ गई। बिंदुसार के बाद अशोक महान को देवनाम प्रिय भी कहा जाता है। 269 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बना था। और इसके बाद में अशोक का विराट शिलालेख। और अशोक का साम्राज्य 263 से 232 ईसा पूर्व। अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में, उत्तर पश्चिम कुछ अभिलेख यूनानी भाषा में, अधिकतर अभिलेख ब्रह्मा लिपि में लिखे गए थे। सम्राट अशोक की धार्मिक नीति। धम्म महामत अशोक का धम्म कहलाता है। मतलब सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित नीतिगत शिक्षा को सम्राट अशोक का धम्म कहा जाता है, जिसमें जनता को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता था। पड़ोसियों से न लड़ो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, वगैरह वगैरह। और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, महासभा का आयोजन किया गया था। और स्वर्ण व उत्तरा को स्वर्ण भूमि पेंगू में भेजा गया था। स्वर्ण भूमि को पेंगू के भी नाम से जाना जाता है। महेंद्र व सिंघमित्रा को श्रीलंका में, महारक्षित को यमन प्रदेश में भेजा गया था। रक्षित को वनवासी उत्तरी कनाडा में भेजा गया था। सम्राट अशोक के जन कल्याणकारी है। गुप्त काल कनिष्क हुआ। और गुप्त काल मौर्य काल को नष्ट पुष्यपुत्र शुंग ने किया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश में कुषाण शासकों में सर्वाधिक कनिष्क हुआ। कनिष्क का साम्राज्य विशाल था। और 319 से 320 में शासक बना कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त। अब आ जाइए समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्व के चित्रण के सोने के सिक्के चलाए, ये समुद्रगुप्त जी है। इसके बाद में प्रयाग प्रशस्ति हरिशरण की रचना है। मंत्री एवं लेखक थे। कनिष्क के दरबार, समुद्रगुप्त के दरबार में थे। समुद्रगुप्त, ठीक है ना, समुद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शक एवं कुषाण शासकों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य भारतवर्ष के बहुत बड़े भूभाग पर विस्तृत था।
विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रम संवत चलाया। विक्रमादित्य के दरबार में नौरत्न, महाकवि कालिदास, अमर सिंह, घटफरकर, धनवंतरी, शंकु, बरामीर, छपणक, बेताल भट्ट, बर्रुचि। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान का ही कथन है ये कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, चांडोल क्लब कोई मांस मुद्री का सेवन नहीं करता था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के माया हैं। और इसके बाद में गुप्त वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। ये अपन ने पढ़ लिया। अश्मयुग किसे कहते हैं, ब्राह्मी लिपि क्या है होती है, देवनाम प्रियदर्शी किसे कहा जाता है, आचार्य चाणक्य, मेगनिस्त, सल्लूकस, विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय, अर्थशास्त्र का चाणक्य, अम्बेडकर किस मौर्य सम्राट नाम अजातशत्रु, मगध की राजधानी क्या नाम पाटलिपुत्र, चीनी यात्री पायन किस चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट अशोक का धर्म क्या कहलाता है, तरह तरह की योजनाएं वे धर्म का प्रचार करने के लिए वो चंद्रगुप्त द्वितीय एक नवरत्न, ये अपने देख लिए। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। राम राम, मिलते हैं कोई अलग वीडियो में।